हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस का माइक्रोनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रोनिज्म का मतलब है यहाँ पर बच्चों सूक्ष्म जीव, फ्रेंड का मतलब मित्र एंड फो का मतलब है यहाँ पर शत्रु। कैसे माइक्रोनिज्म हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं और हमारे फो मतलब शत्रु भी हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे, ठीक है बच्चों। और ज्योग्राफी की जल्द से जल्द वीडियो ज़रूर आएगी। आप इस चैनल पर बने रहिएगा, हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे। हाउएवर there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. अब परंतु कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स भी हम कह सकते हैं। मतलब माइक्रोनिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चों आपने कहीं भी मतलब कई ऐसे भी कीटाणु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ हम किसके द्वारा देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो ब्रेड होती है या रोटी होती है वो सड़ने लग जाती है तथा इसकी सतह क्या होने लग जाती है? सफ़ेद या काले धब्बे इस पर आ जाते हैं, ढक जाते हैं, ठीक है। Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? आपने ये जो काले कलर के या सफ़ेद कलर के आपने गोल गोल सी संरचनाएं उस पर देखी होगी। किसकी? सूक्ष्म जीव की, ठीक है, सूक्ष्म की। क्या आप जानते हैं कि ये संरचना क्या है और ये कहाँ से आई है? तो हम इस वीडियो में इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ही अच्छे से हमको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म 2.1 एक्टिविटी 2.1 में क्या क्या रखा है बच्चों? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर एंड अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप बच्चों इसमें ये बोला गया है कि एक्टिविटी 2.1 में आप बगीचे से, आप मैदान से एक बीकर लीजिए। बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है। कौन सी? मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी लेनी है। इसमें जल डाल देना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद मतलब एक ड्रॉप को आपको स्लाइड पर रखना है। कौन सी स्लाइड पर? माइक्रोस्कोप की, ठीक है बच्चों, उस पर रखना है और आपको ऑब्जर्व मतलब आपको देखना है, आपको प्रेक्षण करना है कि आपने क्या देखा, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे जब उसमें छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे, हम ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2.2 में। Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. आप क्या करो कि एक तालाब से या पोखर से जल की कुछ बूंदे लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखिए, परीक्षण कीजिए। आपको क्या दिखाई देगा? बिल्कुल छोटे छोटे से मूवमेंट होगी, वहाँ पर छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म? यहाँ लिखा भी है बच्चों कि यहाँ पर क्या लिखा है? क्या आपको वो जो सूक्ष्म जीव है, ऑर्गेनिजम्स है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं मूव करते हुए, हिलते हुए, गति करते हुए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं।
These observations showed that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. तो मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि इन प्रेक्षणों से मतलब एक्टिविटी 2.1 और एक्टिविटी 2.2 से हमें यह पता चला कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे से क्या होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे हम माइक्रोब्स मतलब माइक्रोनिज्म माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि हम इसको माइक्रोनिज्म या माइक्रोब्स कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Unaided eye. Some of these, such as the fungus that grow on bread, can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. यहाँ पर बच्चों ये लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। हम कौन सी यंत्र से देख सकते हैं? सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लासेस के द्वारा हम देख सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड हो गया, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, उगने वाले जैसे कि फंगस हो गया, ये फंगस जब उग जाते हैं तो इसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग के द्वारा हम देख सकते हैं। जबकि अन्य बिना विदाउट एनी, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसको हम नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. सूक्ष्म जीवों को मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से में? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु, फंगी को हिंदी में कवक, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोई कहते हैं और एल्गे को शैवाल कहते हैं बच्चों। Some of these common microorganisms also in figure 2.1 and 2.4. हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पीछे चित्र बना के दिखाए गए हैं। देखते हैं बच्चों कौन से हैं। देखो जी, यहाँ पर ये हमारे को दे रखा है। सबसे पहला हमारा जो फिगर है ये बैक्टीरिया का है। इस प्रकार से हमारे बैक्टीरिया होते हैं। आपको पेपर में ज़रूर आ सकता है, ये बैक्टीरिया का चित्र बना हुआ आएगा, आपको नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि पिछले पेपर में भी 2022 के पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। इसका चित्र बना हुआ आया था और हमारा ये भी बना हुआ आया था, इसका भी चित्र आया था पेपर में। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चित्र दे दिया होगा आपको और उनका नाम बताइए और इनके ग्रुप के नाम बताइए, ये कौन से ग्रुप के बिलोंग्स करते हैं। मतलब एल्गे ग्रुप है और इनका नाम क्या है? क्लाइमीडोमनस, स्पाइरोगायरा, यहाँ पर प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पर हमारा है फंगी, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे वायरस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विषाणु, वायरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं बच्चों? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। They however reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. ये क्या करते हैं? वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जैसे कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये जो ऐसे वायरस होते हैं जो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर निर्भर होता है वो उन्हीं पर ही हावी बोलता है। जैसे कि बैक्टीरियम हो गया, या एनिमल्स हो गए, या प्लांट्स हो गए। ठीक है बच्चों, सम ऑफ द वायरसेस आर शो इन ए फिगर 2.5 में। इसकी फिगर बनी हुई है वायरस का, देखो बच्चों।
वायरस। यहाँ पर ये दो चित्र हमारे वायरस के बने हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। Common elements like cold, influenza, and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio, chickenpox are also caused by viruses. अब यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि कुछ सामान्य रोग है जैसे कि जुकाम होना, इन्फ्लुएंजा होना मतलब फ्लू होना, एवं अधिकतर कौन सी बीमारी होती है, खांसी की ये सारे किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। और कुछ सीरियस डिजीजेस भी है लेकिन जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया बीमारी भी किसके द्वारा होती है बच्चों, प्रोटोजुआ के द्वारा होती है। और वेयरस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पर ये जो टाइफाइड हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये बीमारी किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हम इसको कहते हैं। पेपर में जरूर आ सकता है 1 नंबर के लिए कि डिसेंट्री एंड मलेरिया किसके द्वारा ये बीमारी होती है, प्रोटोजुआ के द्वारा होती है। ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया डिजीजेस के द्वारा। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में मतलब माइक्रोनिज्म के बारे में आपने कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ चुके होंगे आप। आज की वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव से, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजुआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंगी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव एक कोशिका भी हो सकती है, मतलब सिंगल सेल भी हो सकती है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया मतलब जीवाणु हो गए, एल्गे कवक हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, अथवा और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये तो सिंगल सेल्स हो गए, सिंगल सेल्स में बैक्टीरिया, एल्गे और प्रोटोजुआ कुछ आते हैं, और मल्टी सेलुलर में भी एल्गे और फंगी आते हैं। ठीक है बच्चों, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकाएं जिसमें ज़्यादा सेल्स होती है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि अब ये बर्फीली शीत से या गर्मी स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में ये जीवित रह सकते हैं, मतलब बहुत सी ठंडी जगहों में भी रह सकते हैं और ज़्यादा गर्मी में भी ये रह सकते हैं। ये हर एक इन्वायरमेंट के कंडीशन में, कोई से भी इन्वायरमेंट के कंडीशन में ये रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मरुस्थल में हो गया या दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित, ये मतलब ह्यूमन मतलब मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है हमारा, कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर क्या होते हैं बच्चों, आश्रित होते हैं, मतलब डिपेंड उनके ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर रह के वो अपना ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अब जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा मतलब जैसे कि अमीबा को हमने देखा था यहाँ पर, ये प्रोटोजुआ का एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, ये रहा अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया। ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे अकेले मतलब सिंगल सेल्स वाले हैं। ये अमीबा हमारा कौन सा बच्चों, सिंगल सेल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया जैसे कि ये वाला बैक्टीरिया है बच्चों, इसमें मल्टी सेलुलर होता है। ये हमारा क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस।
सबसे पहले हमने इसमें पहले में समझा कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब सूक्ष्म जो जीव होते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं, वो हर एक कंडीशन में हर एक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे ठंडा इलाका हो, चाहे गर्म इलाका हो, चाहे दलदला हो या रेगिस्तान क्यों ना हो, तो वो हर जगह रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे 2.3 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस के बारे में, मतलब सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज whereas some other are harmful and causes diseases. Let us study about them in detail. अब इनमें से कुछ हमारे लिए तो लाभदायक होते हैं और कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग कारकों के भी, मतलब रोगों के कारण भी बन सकते हैं ये। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये हमारे हार्मफुल में भी हो सकते हैं और इनके कारण हमें डिजीज भी हो सकता है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सबसे पहले मित्रवत, फ्रेंडली मतलब मित्रवत होता है। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव, इसमें लिखा है कि बच्चों सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि दही बनाना, ब्रेड बनाना और केक बनाना। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है येलो पोर्शन में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। मतलब प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetable spills, remain of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका क्या है, उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, क्लीनिंग रखने के लिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर बोला है ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कार्बनिक अवशिष्ट, जैसे कि किसी भी सब्जियों के छिलके हो गए और हमारे रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो भी हमारा जो जैसे कि जंतु के अवशेष हो गए, जैसे कि जंतु कोई मर जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो वो चीज़ें हो गई। या फेसिस, विष्ठा हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी होती है इसमें। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। अब ये क्या कर देते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ये जो कीटाणु होते हैं, जो कौन से, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया छोटे छोटे ब्रोक डाउन कर देते हैं इनको और हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, recall that bacteria are also used in the preparation of medicines in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen, ठीक है बच्चों। यहाँ पर यह भी लिखा है कि जीवाणुओं का उपयोग, मतलब बैक्टीरिया का उपयोग औषधि, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए भी करा जाता है और कृषि में मृदा की उर्वरता, मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी किया जाता है। और नाइट्रोजन भी ये फिक्स करता है, कौन, बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या क्या बना पाते हैं, कर्ड बना पाते हैं, ब्रेड बना पाते हैं और केक भी बना पाते हैं। तो अब हम इसमें समझेंगे कैसे कर्ड बनता है और ब्रेड कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप कक्षा 7th में, जो 7वीं में आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं, बैक्टीरिया मतलब। अब यहाँ पर कौन है ये, पहली, आई सो डैट माई मदर एडिड अ लिटल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वॉन्डर वाई। यहाँ पर बच्चों ये लिखा है कि हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलते हुए देखा होगा, आपने भी देखा होगा बच्चों, जिससे क्या होता है, दही जम जाता है।
हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा कैसे होता है उसके बारे में अब समझते हैं। आखिर जैसे कि हम हमारी माता जी होती हैं जो दूध को थोड़ा गर्म कर देती है और फिर उसमें दही डाल देती है, जिससे क्या होता है वो जो दही है वो पूरा जम जाता है। तो वो किसके कारण होता है, आज हम इसमें ये समझते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दही में अनेक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों, पाए जाते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिनमें से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। कौन सा बच्चों, लैक्टोबैसिलस। ठीक है बच्चों, ये नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आएगा, ये 2 नंबर में भी आ सकता है पेपर में। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या, ये प्रमोट करता है क्या, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, मिल्क से दही बनाने में ये कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया और भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि चीज़ बनाने के लिए, पिकल्स अचार बनाने के लिए, और भी फूड आइटम्स बनाने के लिए इनका बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो रावा मतलब सूजी, मतलब इडली एंड भटूरा इस कर्ड। और ये भटूरा हो गया या इडली हो गई, इसमें भी इसका महत्वपूर्ण संघटक दही है। ठीक है बच्चों, ये जो दही है ये इसका संघटक होता है, मतलब इसका ही पार्ट होता है, इंग्रेडिएंट होता है। कैन यू गैस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तो यहाँ पर बच्चे ये लिखा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे की किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। जैसे कि इडली हो गया या डोसा उससे बनता है, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज, हमें इसमें एक्टिविटी 2.3 हमें दे रखी है, एक्टिविटी 2.3। तो इस 2.3 को पढ़ेंगे बच्चों कि 2.3 में हमें बोल रखा है कि टेक बोला हुआ है कि टेक हाफ केजी फ्लोर, मतलब फ्लोर मीन्स आटा होता है, आटा या मैदा। ठीक है बच्चों, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? अब बच्चों इसमें क्या होता है कि एक बर्तन में आप आधा किलोग्राम आटा या अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाना है और उसको गर्म पानी से उसको क्या कर देना है बच्चों, मिलाना है। तो उससे क्या होगा, इसमें थोड़ी मात्रा, और इसमें क्या डालना है बच्चों, ईस्ट भी डाल देना है, ईस्ट पाउडर भी डाल देना है, मिलाकर गूंथ देना है इसको, मतलब आटा जो जैसे गूंथते हैं उस प्रकार से भी इसको भी गूंथना है। ठीक है बच्चों, आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, क्या आपने गूंथे हुए मैदा को उठा हुआ देखा, मतलब फूला हुआ देखा, उसमें डफ देखा उठा हुआ, तो हमें दिखाई देता है। मैदा पहले ऐसे था, ईस्ट पाउडर जब हमने डाला, फिर उसके बाद हमने 2 घंटे के बाद हमने इस प्रकार से इसको देखा। ठीक है बच्चों, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट तीव्रता से, मतलब ईस्ट जो है ईस्ट तीव्रता से जनन करके शोषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। जब ईस्ट रिप्रोड्यूस होता है जल्दी से, तो इसमें कौन सी गैस बनती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं, जैसे कि इसमें बढ़ाया हुआ है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसका आयतन क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, इसकी मतलब जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। ये बेकिंग उद्योगों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है बच्चों, ये बेकिंग उद्योगों में, मतलब ब्रेड बनाना या पेस्ट्री बनाना या केक बनाने में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि ईस्ट पाउडर क्या करता है। ईस्ट पाउडर रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, जिससे प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, और इससे क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, ब्रेड इंडस्ट्री में, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और केक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। स्टार्ट करेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर कहते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका इस्तेमाल बड़े तौर पर भी होता है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, जो जैसे कि इसमें फॉर द पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, जो गेहूं, चावल एवं फल के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, ये जो हमारा ईस्ट है ये क्या है बच्चों, शर्करा में ईस्ट पाया जाता है। शर्करे में क्या पाया जाता है बच्चों, ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गए या फ्रूट्स हो गए, उन्हीं में ईस्ट पाया जाता है, उसी से क्या बनता है बच्चों, हमारा अल्कोहल बनता है। तो आइए हम एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी 2.4 को, एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml beaker filled up to with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? अब बच्चों इसमें ये एक्टिविटी 2.4 में ये बोला गया कि सबसे पहले आपको 500 मिलीलीटर का एक बीकर लेकर उसमें 3/4 हमें 3/4 मतलब 3/4 भाग तक जल भरना है उसको। मतलब यहाँ पर बोला है विद वाटर, हाफ बीकर फिल्ड अप टू विद वाटर बोला हुआ है, तो मतलब मान के चलो 3/4 हमें पानी भर लेना है। ठीक है, इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलनी है और इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर भी क्या डालना है बच्चों, ईस्ट पाउडर भी डालना है। ठीक है, और इसे 4 से लेके 5 घंटे के लिए वार्म मतलब उष्ण स्थान पर ढक कर रख देना है। अब विलियन को सूंघ कर देखिए, मतलब उसमें स्मेल देखिए, स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। This process of conversion of sugar into alcohol is known as a fermentation. अब ये जो गंध आई, ये गंध अल्कोहल की है। ये जो आपको गंध आई, स्मेल आई, ये स्मेल किसकी है बच्चों, अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। ये जो शुगर है, शुगर कन्वर्ट हो गया किस में, अल्कोहल में। ये किसके द्वारा हुआ बच्चों, ईस्ट के द्वारा हुआ। किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, जब ये शुगर इनटू अल्कोहल में जब चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों, फर्मेंटेशन। आगे पढ़ते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का जब खोज कब करी, 1857 में। आगे पढ़ते हैं। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब हमने देखा कि कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ लिया हमने, कहाँ कहाँ इसमें कमर्शियल यूज़ होता है। व्यापार के लिए भी ये हमारा अल्कोहल बनाने के लिए भी काम आता है, हमारे बेकिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है। और आज ये जो हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये मेडिसिन में भी काम आता है।
अब देखते हैं, समझते हैं इसको मेडिसिन में कैसे काम आता है। whenever you fall ill the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injection such as of penicillin। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते होंगे, मतलब जो उस पर तुरंत सा रिएक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी देते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन kill or stop the growth of the diseases causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे कि हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे देते हैं या प्रतिजैविक का मतलब कोई एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स भी या कैप्सूल दे देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, अथवा उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ को उनको रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हिंदी में इसे हम कह सकते हैं प्रतिजैविक। ठीक है बच्चों, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। किससे बच्चों, बैक्टीरिया एंड फंगी से। कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है बच्चों, ये 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है बच्चों, आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। ये सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक ही होते हैं, मतलब एक तरह के ये भी एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। जिन्हें कवक मतलब जिन्हें फंगी एंड बैक्टीरिया से क्या करते हैं बच्चों, उत्पादित करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, इनसे बनाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी डिजीजेस। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म का संवर्धन करके प्रतिजैविक को मतलब एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक्स का मिलाया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को रोकना होता है। ठीक है बच्चों, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, नियंत्रण करने के लिए भी इसका उपयोग करा जाता है एंटीबायोटिक्स का। अब हम देखते हैं इसमें येलो पोर्शन में क्या लिखा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि ध्यान रखने चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए, मतलब एंटीबायोटिक्स की दवाई लेनी चाहिए।
उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप एंटीबायोटिक्स उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी, उतनी इफेक्ट में नहीं आएगी वो। ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित उपयोगी बैक्टीरिया भी नष्ट कर देती है। सर्दी हो गया, जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक्स प्रभावशाली नहीं होती। कौन सी बीमारी में बच्चों? जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गए, इन सभी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ये काम में नहीं आती, क्योंकि ये रोग कौन से होते हैं बच्चों? वायरस वाले रोग होते हैं। ठीक है बच्चों। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अब ये सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। ठीक है बच्चों। इन पर ये एक्सपेरिमेंट मतलब कहते हैं ना, प्रयोग कर रहे थे, वो कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। मतलब आपने देखा होगा छोटे छोटे से ग्रीन से मोल्ड बन जाते हैं, वही चीज़ उन्होंने भी देखी। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाया गया। किससे बच्चों? ये हमारे मोल्ड से बनाया गया पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन इंजेक्शन बनाया गया। किसने डिस्कवर करा, मतलब किसने बनाया बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में। तो वैक्सीन का मतलब हिंदी में होता है बच्चों टीकाकरण। ठीक है बच्चों। अब पहली को सोच रही है, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। जैसे कि शिशु हो गए या बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो इसका जो आंसर मिलेगा बच्चों इस पैरा में मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. मतलब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? जब रोग कारक मतलब जो भी बीमारी है, डिजीजेज है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव मतलब बच्चों यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर कौन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। किसको? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों। The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. शरीर को ये भी स्मरण होता रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। ठीक है बच्चों। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. अतः यदि मृत मतलब डेड बॉडीज में या मृत अथवा निष्क्रिय मतलब वीकेंड सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब्स को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। मतलब एंटीबायोटिक्स को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसे क्या कर देगी बच्चों? वो नष्ट कर देगी। ठीक है बच्चों। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड from the diseases causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis
कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब ये जैसे कि ये प्रतिरक्षी हैं, प्रतिरक्षी का मतलब बच्चों एंटीबॉडीज, ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक मतलब डिजीजेस से सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जैसे कि टीका कार्य करता है, जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां हो गई, जैसे कि कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सभी बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक है, जैसे कि इसको हम कॉलेरा को हिंदी में जैसे कि हो गया हमारा हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, चेचक हो गया या हेपेटाइटिस हो गया, इन सभी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा क्या करते हैं बच्चों, रोका जा सकता है। किसके द्वारा बच्चों, वैक्सीन मतलब वैक्सीनेशन के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। बीमारी के नाम कौन कौन से बच्चों, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस। ठीक है बच्चों, पेपर में जरूर यह आ सकता है। यहाँ पर नाम है इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक की टीके की खोज की थी, चेचक की टीके की खोज की थी बच्चों। आगे पढ़ते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेस? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से क्या होगा बच्चों, रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। जैसे कि अभी 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से नीचे या 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनको टीकाकरण लगाया जाता है। घर घर तक ये जाते हैं और टीका लगवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप भी देख सकते हो कि आपके मोहल्ले में भी कभी कभार आते होंगे लेडीज़ जो टीकाकरण के लिए आते होंगे और बच्चों को लगाते होंगे। ठीक है बच्चों, अब यही क्यों लगाते हैं, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए, आने वाले बीमारियों से बचने के लिए इनको लगाया जाता है। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता के लिए भी मदद ले सकते हो। ठीक है बच्चों, it is essentially to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the pulse polio program. Pulse polio drops given to children are actually a वैक्सीन। अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है, सभी बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। ठीक है बच्चों, आवश्यक टीके निकट के अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं, हॉस्पिटल में, आसपास के हॉस्पिटल में, सभी हॉस्पिटलों में ये उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों, जैसे कि टीवी लिखा ना बच्चों यहाँ पर, और न्यूज़पेपर, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो इससे क्या होगा कि देखे होंगे कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाले वास्तव में एक क्या है बच्चों, टीका ही होता है। जो पोलियो ड्रॉप दी जाती है बच्चों को एक तरह का ये क्या है, एक तरह का वैक्सीन ही है। ठीक है बच्चों, A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. अब चेचक, स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक की होती, जिसको हिंदी में स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। ये पूरे वर्ल्ड में चलाया गया था, स्मॉल पॉक्स का कैंपेन चलाया गया था, जिससे अब स्मॉल पॉक्स की बीमारियां बहुत ही कम हो चुकी है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में बहुत सारे पूरी वर्ल्ड में कैंपेन चलाया गया था कि लॉकडाउन लग दिया जाए, घरों में रहिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि कोरोना नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि आजकल सूक्ष्म जीवों से
टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, बड़े स्तरों पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 दिखाते हैं। देखो बच्चों, फिगर हमें बोल रखा है, इस प्रकार से ये फिगर बनी हुई है फिगर 2.7 की। द नाइट्रोजन फिक्सिंग काइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है बच्चों, ये करके हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे है। आगे बढ़ते हैं। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, शैवाल मतलब कौन से हो गए बच्चों, ये एक तरह के ये हमारे फंगी मतलब जो होते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसे हम एल्गे कहते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन को इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि भी होती है धीरे धीरे। मतलब ये जो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है सॉइल में, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में क्या आएगा, नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा। नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको फिक्स कर देता है ये कौन, बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया ये फिक्स कर देता है। आगे पढ़ेंगे तो इनमें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सर्स इसे हम कहते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक है बच्चों, सॉइल में, तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो चलिए देखते हैं। बूजो एंड पेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Buzo and Paley wanted to know how this had happened. यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली और बूजो और दूसरे विद्यार्थियों ने घड़ों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाल दिया। मतलब माली ने क्या करा, एक गड्ढा बना दिया और जो भी कचरा था, जो भी वेस्टेज था, सब उसको इसके अंदर गड्ढे के अंदर डाल दिया। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से ये खाद में परिवर्तन हो गया। अब कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, डिकम्पोज हो गया और ये कन्वर्ट किस में हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम खाद कहते हैं हिंदी में। पहली और बूझो जानना चाहते थे कि ये किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है। ये बच्चों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम आप घर में भी देख सकते हो, जैसे कि केले के छिलके हो गए, जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो किस में बदल जाता है बच्चों, खाद में बदल जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी हमारी 2.5। टेक 2 pots एंड फिल ईच pot हाफ विद सॉइल। मार्क दैम A and B। Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toy in pot B. Put the pot aside. Observe them after 3-4 weeks. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि एक्टिविटी 2.5 में 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें A और B के नाम से मतलब मार्क कर दीजिए। ठीक है, एक गमले में हमें क्या चीज़ें डालनी है, गमले का कचरा भर दीजिए। उसमें गमले में पौधों का कचरा भर देना है, पौधों का कचरा, प्लांट वेस्टेज। ठीक है बच्चों, और दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली हो गया, कांच की खाली बोतलें हो गई, प्लास्टिक के टूटे खिलौने हो गए इत्यादि, ये सारी चीज़ें भर देनी है। मतलब प्लास्टिक टॉयज़ और ग्लास बोटल्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर गमले बी में डाल देना, पोर्ट बी में।
ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, आप उन्हें एक और रख दीजिए और 3 से 4 हफ्ते बाद उनका दोबारा से प्रेक्षण कीजिए, मतलब आप ऑब्जर्व करें कि आपने क्या देखा, ठीक है बच्चों, और उसे कॉपी में नोट भी करें। आगे पढ़ते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पोट्स? क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कोई अंतर दिखाई देता है? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है, मतलब क्या अंतर आपको दिखाई देता है? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट, मतलब हमने गमले ए में क्या डाला था बच्चों, पौधे का ये सब हमने क्या डाला था, प्लांट वेस्ट ही डाला था गमले ए में। तो हमने गमले ए में देखा कि पादप के सारे जो विघटन हो जाते हैं वो ये कैसे हुआ, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? सूक्ष्म जीवों, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। किस में बदल दिया गया बच्चों? मैन्योर, मतलब खाद में बदल देते हैं ये। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. आपने जो आपने देखा गमले बी के साथ भी, क्या आपने ध्यान दिया कि जो गमला बी था, गमले बी में हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी बच्चों? पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज भी हमने उसमें गमले बी में, मतलब पोट बी में हमने डाला था। तब जब डाला था इसमें, तो ये जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस पर इन्होंने एक्ट नहीं करा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ पाया। ठीक है बच्चों, कौन से? पोट बी में वैसी ही चीज़ें रही। आप जैसे कि आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पौधा है या खाली गमला है, उसके अंदर बस मिट्टी है, तो आप उसके अंदर कोई भी पॉलीथीन डाल सकते हो। आप 1 हफ्ते के बाद देखना कि वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो मैन्योर में चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है कि अब जो आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप में कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में भी देखते हो। आप देखते हो कि कुछ समय बाद क्या होता है बच्चों, ये कुछ समय बाद वे क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं वो। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं बच्चों? इनको विघटन में कर देते हैं, अपशिष्ट को अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी हमारा डिकम्पोज वाला जो भी सब्सटेंस होता है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। किसमें बच्चों? सिंपल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो हमारे पदार्थ होते हैं, अन्य पौधों जैसे कि प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उन्हें दोबारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, उसे दोबारा से उपयोग कर लिया जाता है। these substances are again used by the other plants and animals. अब जैसे कि एनिमल्स जैसे कि कोई डेड एनिमल्स है, अगर उसको मैं मिट्टी में डाल दिया तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी उपजाऊ हो जाएगी, मैन्यूर बन जाएगा वहाँ पर मैन्यूर बन जाएगा। उस मैन्यूर को हम दूसरे प्लांट को ग्रो करने में उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, शुद्धिकरण हम कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. अब बच्चों यहाँ पर हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, और माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब हमने बताया था आपको सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में भी, जंतुओं में भी और पौधों में भी ये क्या करते हैं बच्चों, रोग मतलब डिजीज फैलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा क्या कहते हैं बच्चों, रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको रोगजनक मतलब इसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर हम पैथोजेंस कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन हो गए, कपड़े हो गए एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मतलब जैसे कि हमें बोला जाता है कि गंदा खाना मत खाया करो, ठीक है, खाने को हमेशा ढक कर रखा करो, या दूसरों को कपड़ा मत पहना करो, या कोई लेदर वाला कपड़ा वपड़ा कुछ भी है तो उसे न यूज़ करा करो। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाते हैं बच्चों, माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिससे हम भी बीमार हो सकते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करें। हम डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, हम आज इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink और the food we eat. अब पैथोजेंस हमने बताया था कि ये क्या होता है, हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीजेस होते हैं जो हमारे जैसे कि मनुष्य में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये बताया गया कि पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर आते हैं। जैसे कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने के वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, मतलब जब हम सांस लेते हैं सांस से द्वारा ले सकते हैं, जब हम पानी पीते हैं जल द्वारा, और जब हम खाना वाना खाते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर वो क्या करते हैं बच्चों, प्रवेश करते हैं, मतलब एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। हम संक्रमित व्यक्ति मतलब इन्फेक्टेड पर्सन अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब हम उससे कांटेक्ट में आ जाएंगे जिससे हम भी बीमार पड़ सकते हैं। अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, अगर आप हेल्दी हो तो आप अगर अनहेल्दी से पर्सन से मिलोगे, उसके साथ रहोगे, तो आप भी धीरे धीरे क्या हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे, आपको भी बीमारी लग जाएगी। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकली कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। सूक्ष्म जीव बताया था बच्चों आपको क्या होता है, ये माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रोऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे स्वस्थ व्यक्ति में, मतलब हेल्दी पर्सन में वायु द्वारा, जल द्वारा और भोजन द्वारा और कायिक संबंध मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स हाथ मिलाना, गले मिलाना, ऐसा, तो ये इसे हम कहते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस।
कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको हिंदी में कहते हैं संचरणीय रोग, संचरणीय रोग। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। इसके सामान्य रोग कौन से हैं बच्चों? जैसे कि हैजा हो गया, हैजा सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और क्षय रोग हो गया। मतलब ट्यूबरक्लोसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षय रोग। when a person suffering from common cold sneezes fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. जब हमें जुकाम से पीड़ित, मतलब जैसे कि जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है या कोई हम भी छींकते हैं, तो जब हम छींकते हैं या कोई अनहेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जब कोई छींकता है, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग जो कारक होते हैं वो वायरस में भी वायु में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमें क्या लगे बच्चों? स्नीजिस, मतलब जैसे कि छींकते रहते हैं, बीमारी भी एक तरह की ये कॉमन कोल्ड की होती है। अगर हम बार बार छींक रहे हैं तो उस समय जब छींकते हैं तो उस समय में हजारों माइक्रोब्स हमारे शरीर से निकल के वायु में मिल जाते हैं और वो हेल्दी पर्सन में जाके कांटेक्ट में आ जाते हैं और उस हेल्दी पर्सन को अनहेल्दी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये वायु के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। बूझो क्या सोच रहा है? देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस? तब आप संचरणीय रोग से, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस से फैलने से किस प्रकार रोकते हो? आगे पढ़ते हैं। पहली बताती है इसका आंसर, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट्स बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अब यहाँ पर हमको पहली ने बताया कि हमें छींकते समय अपने मुंह पर एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। मतलब अभी कोरोना आया था, कोरोना में क्या बोला था बच्चों? 2 गज की दूरी बनाए रखिएगा। तो 2 गज की दूरी तक की जो हमारे, जब हम छींकते हैं तो वहाँ तक ही वो ड्रॉपलेट्स उसके नज़दीक ही जा पाएगा, उससे ज़्यादा 2 गज के आगे नहीं जा सकता। इसीलिए 2 गज की दूरी बनाए के रखे, या हैंडकरचीफ मतलब रुमाल नाक पर रख ले, जिसके वजह से जो माइक्रोब्स है वो एयर में ना फैले। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। There are some insects and animals which act as carriers of diseases causing microbes. कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कैरियर्स का मतलब बच्चों होता है वाहक, तो ये रोग कारकों के वाहक बन जाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं रोग वाहक, कैरियर्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई मतलब जो घरेलू मक्खी होती है, इसका एक सर्वोच्च उदाहरण है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन uncovered food they may transfer the pathogens। बच्चों इसमें ये मतलब है, जैसे कि कोई घरेलू मक्खी है, अगर वही घरेलू मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, मतलब एनिमल के एक्सक्रेटरा पर बैठती है, तो डंग पार्ट पर बैठती है, तो वो जब बैठती है, जब हमारे घरों के अंदर आते हैं जो भी व्यक्ति ऐसा, मतलब जो मक्खी है हमारे घर के अंदर आएगी और खाने वाने पर या हमारे शरीर पर बैठती है, तो उससे क्या होता है? हमें बीमारी हो सकती है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा? हाउस फ्लाई के द्वारा। तो उस जो भोजन पर वो बैठ जाती है, तो वो भोजन को क्या कर देती है? संदूषित कर देती है, मतलब खराब कर देती है। ठीक है बच्चों, खराब कर देते हैं और उसे हमें नहीं खाना चाहिए, जिसके वजह से हम बीमार, अगर हमने उसको खा लिया तो हम क्या हो सकते हैं बच्चों? बीमार हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है whoever eats the contaminated food is likely to get sick। अगर उस contaminated food को हमने खाया तो हम क्या हो सकते हैं बच्चों? सिक हो सकते हैं, मतलब बीमार पड़ सकते हैं। So it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food। तो यहाँ पर यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना
चाहिए। ठीक है बच्चों, हमेशा जब भी आप खाना खाओ तो ढके हुए खाने को ही खाना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, यहाँ पर चित्र बना रखा है इस मॉस्किटो का, आप देख सकते हो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इससे हम जैसे कि हमारा विच कैरियर आर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लस मोडियम फीमेल एडस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि अब जैसे कि मादा एनोफिलस मच्छर, फीमेल कौन सी, मतलब फीमेल का मतलब क्या होता है बच्चों, मादा, तो एनोफिलस मॉस्किटो, मॉस्किटो का मतलब मच्छर। ठीक है बच्चों, मच्छर। इसका एक क्या अन्य उदाहरण है, मच्छर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, ये का वाहक होता है, जैसे मलेरिया का, पैरासाइट का। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू वायरस। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का क्या होती है बच्चों, वाहक होती है। इसका एक कैरियर होता है किसका, डेंगू वायरस का। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब उससे कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हमें नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर पहली बोलती है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि आसपास, हम अपने आसपास पानी एकत्र ना होने दे। बच्चों अगर पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें मच्छर पनपने लग जाएंगे, और जब मच्छर पनपने लग जाएगा तो वो धीरे धीरे हमारे घरों के पास आएगा, और उस मॉस्किटो से हमें डेंगू और मलेरिया भी हो सकता है। और आप देख सकते हो कि जब भी, जैसे कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो ज़्यादातर कूलर चलने लग जाते हैं, कूलर चलने लग जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक चेकिंग वाले भी आते हैं कूलर को चेक करने के लिए कि रेगुलर सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हैव टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि सभी मच्छर जल में ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ब्रीड इन वाटर। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, चाहे वो कूलर, टायरों, फूलदानों में इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दे। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखें। शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों को सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, हैं डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स का मतलब क्या है, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब क्या बच्चों, जीवाणु। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि अनेक सूक्ष्म जीव, मतलब जो हमारे, मतलब जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गए हैं हमारे, ये सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन और प्लांट्स में ही क्या हो, डिजीज हो, ये दूसरे एनिमल्स में भी डिजीजेस फैलाते हैं। ठीक है बच्चों, माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ अनेक जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम। यहाँ पर बच्चों बोला गया कि उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, यहाँ पर क्या, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाले भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, जीवाणुओं द्वारा, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काज्ड बाय अ वायरस, मतलब जो जीवाणु, मतलब ये जो बीमारी है, ये जो हमारी है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। गाय एवं खूर एवं मुंह का जो रोग वायरस द्वारा होता है।
ठीक है। माउथ डिजीज कैटल इज कास्ड बाय अ वायरस। ये जो माउथ डिजीजेस है या फूट और माउथ में जो डिजीजेस फैल जाते हैं कैटल में, गायों में, तो वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक हमारे चित्र बनाई हुई है रॉबर्ट कोच का। तो आखिर ये रॉबर्ट कोच कौन थे? 1876 में डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच काज एंथ्रेक्स डिजीजेस। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर में आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। डिजीज काजिंग माइक्रोनिज्म इन प्लांट्स। हमने अभी देखा क्या? एनिमल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो ये क्या है? पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। सेवरल माइक्रोनिज्म काज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस। अब बच्चों इसमें बोला गया है कि रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। हम तालिका मतलब टेबल 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। They can control by the use of certain chemical which kill the microbes। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों का हम नियंत्रण पाया जा सकता है। हमें टेबल 2.2 बोला था देखने के लिए। देखो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये टेबल 2.2। ठीक है। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। जैसे कि पहला प्लांट में डिजीज होने वाला साइट्रस कैंकर। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका मोड क्या होता है, मतलब ये संचरण का तरीका क्या है इसका? वायु के द्वारा होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं की रस्ट जो होती है, ये फंगी होता है एयर और सीड्स के द्वारा। येलो वीन मोसाइक ऑफ भिंडी, ओकरा जिसे हम कहते हैं ओकरा, ठीक है, भिंडी की पीत, ये वायरस होता है और इसमें इंसेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है इसमें? इंसेक्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो जरूर इसको भी आप याद कर लेना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ते हैं। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। अब सबसे पहले फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है? जो हम खाना खराब हो जाता है ना बच्चों, उसी को कहते हैं, मतलब खाद्य विषाक्तन हिंदी में बोला जाए तो खाद्य विषाक्तन, जो खाना खराब हो जाता है। अब बूजो क्या करते हैं? यहाँ पर बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रण किया था। ठीक है बच्चों, पार्टी में आमंत्रण किया था, वहाँ उसके अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टिंग वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। घर आने पर उसे वमन मतलब उल्टी होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लिखे ना बच्चों वॉमिटिंग मतलब उल्टी स्टार्ट होना हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बताया कि ये खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, मतलब जो खाना खराब हो जाता है, जब आप उसको खाते हो तो आपको वॉमिटिंग स्टार्ट होने लग जाती है, आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो हमें खराब खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पर पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ कि भोजन विष कैसे बन सकता है। भोजन विष मतलब पॉइजन मतलब विष कैसे बन सकता है। तो इसमें देखो, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो खाने पर अगर बैठ जाते हैं, अगर उनको मतलब खाने को अगर ढकोगे नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर बैठ जाते हैं और उस खाने को क्या कर देते हैं बच्चों? खराब कर देते हैं, स्पॉइल्ड कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न
करते हैं। जो हमारे खाने में जो भी कुछ हमारे जो प्रोड्यूस होता है, मतलब जो खाने में हमारा उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कभी कभार क्या कर देते हैं, विषैले मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस वो उत्पन्न करते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस काजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। यह भोजन को विषाक्त बना देता है जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसमें क्या बोला है कि अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब इसको बचा कैसे सकते हैं, उसको खाने को ढककर हमें रखना चाहिए। अब यहीं पर ये चीज़ बोली है, यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हुआ, अब यहाँ पर बताया गया है कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे करी जाए। ठीक है बच्चों, मतलब फूड प्रिजर्वेशन का मतलब आता है खाद्य परिरक्षण। आगे बढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। अगर आपने हमारे चैप्टर 1 को भी नहीं समझा है तो ज़रूर समझ लीजिए, हमने चैप्टर 1 भी हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो इसमें आते हैं कंटिन्यूस। तो इसमें क्या बोला गया कि बच्चों लाइन में कि हमने पहले अध्ययन में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। ठीक है, हाउ टू प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब परिरक्षण का मतलब जो प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्व। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अब आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड कवक आक्रमण कर देती है। ब्रेड पर क्या आक्रमण कर देती है बच्चों, कवक मतलब फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। अब इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर देते हैं बच्चों, संदूषित कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी क्या हो जाता है बच्चों, खराब हो जाता है तथा अब इसमें थोड़ा सा रंग भी चेंज होने लग जाते हैं। इसमें रंग रूप भी परिवर्तन आ सकता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये बताइए आप, ये आप पर छोड़ा है। ठीक है बच्चों, आप इसका आंसर जरूर देना हमें कमेंट में। पहली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। अब पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वे उन्हें नहीं खा पाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। अब उसने देखा कि वे सड़ गए हैं। उसने क्या देखा बच्चों, वो सड़ गए हैं। बट सी नो दैट द मैंगो पिकल आर हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन मतलब परंतु जो उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। आप भी खाते होंगे अचार, तो आपको भी पता होगा कि आम जो अचार है वो जल्दी खराब नहीं होता। बट जब हम ऐसे खुले आम में आम ऐसे रख देते हैं तो ऐसे आम खराब हो जाता है, बट अचार इतने लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो इसी से कंफ्यूज, उसी से वो क्या बच्चों हो चुकी थी, भ्रमित हो चुकी थी, मतलब कंफ्यूज हो चुकी थी। आगे पढ़ते हैं। Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganism. इसमें बोला गया कि बच्चों अब आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं और हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। केमिकल का मेथड का मतलब होता है रासायनिक उपाय। Salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. नमक एवं खाद्य तेल, एडिबल ऑयल मतलब जो खाद्य तेल होता है का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उनको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, साल्ट्स का एंड एडिबल ऑयल्स का। ठीक है बच्चों, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। मतलब हिंदी में बोला जाए तो परिरक्षक कहते हैं। ठीक है बच्चों,
इसको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड साल्ट्स और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives. These are also used in jams and sequences to check their spoilage. तो बच्चों इसमें यह बोला गया कि हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। आप देखोगे अचार हम जब खाते हैं तो उसमें नमक और तेल ज़्यादा मिलाया जाता है, ठीक है बच्चों, जिससे क्या हो जाता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, जल्दी से अचार खत्म, मतलब जल्दी से जो अचार होता है वो खराब नहीं होता, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, इसमें माइक्रोब्स की जो वृद्धि होती है वो नहीं होती है। सोडियम बेनाजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य क्या है बच्चों, परिरक्षक है, प्रिजर्वेटिव्स है ये, ठीक है। जैम एवं स्क्वेस बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रिजर्वेटिव को समझा। प्रिजर्वेटिव का मतलब ही सिंपल से क्या है, जिसमें कॉमन चीज़ें हमारी साल्ट्स हो गई और एडिबल सोयल हो गया, जो प्रिजर्व करके रखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है, ये रोक देता है, ठीक है बच्चों। बस आगे पढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट क्या है। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। Meat and fish are covered with dry salts to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind, etc. तो बच्चों इसमें बोला गया है कि सबसे पहले प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट का मतलब है नमक द्वारा परिरक्षण, ठीक है। अब इसको मैं क्या, इस लाइन में क्या बोला हुआ था कि सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली, सामान्य जो नमक है का उपयोग किसके लिए होता है, मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। परिरक्षण का मतलब बच्चों प्रिजर्व, ठीक है, प्रिजर्व। अब ये लंबे अरसे से इसका किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है, ठीक है बच्चों। प्रिजर्व में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसमें, आंवला, रो मैंगोज में और टैमराइंड में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रिजर्वेशन बाय शुगर मतलब इसमें बोला है कि चीनी द्वारा परिरक्षण। अब इसका मतलब क्या है, इसमें देखो, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। इसमें क्या बोला है कि बच्चों जैम, जेली या स्क्वेस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, शुगर के द्वारा, मतलब चीनी के द्वारा। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है। इसमें जो मॉइस्चर है उसमें क्या आ जाती है बच्चों, रिड्यूस, मतलब कमी आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रण करता है। जो बैक्टीरिया खाने को बिगाड़ते हैं, मतलब खराब करते हैं, उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, वो नियंत्रण में लाता है, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर क्या है। ऑयल एंड विनेगर मतलब तेल एवं सिरके। विनेगर का मतलब क्या होता है बच्चों, सिरके द्वारा परिरक्षण। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इसमें बच्चों बोला गया है कि तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। किसके बचाने में, पिकल्स मतलब अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, खराब होने से बचाता है ये, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब गर्म एवं ठंडा करना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, ठीक है बच्चों, दूध उबालते हुए देखा होगा। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। जो हम जब दूध को उबालते हैं, जैसे कि मार्केट से लेके आते हैं तो दूध को पहले उबालते हैं, डायरेक्ट नहीं पीते, तो उससे क्या हो जाता है, तो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं उबालने से।
आगे पढ़ते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है बच्चों, रोकता है। अब यहाँ पर देखो बूझो कुछ सोच रहा है, Why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is a pasteurization? अब बच्चों यहाँ पर बोला कि बूझो सोच रहा है कि थैलियाँ, जो थैलियों में आने वाले दूध संदूषित क्यों नहीं होते, संदूषित क्यों नहीं होते मतलब खराब क्यों नहीं होते। मेरी माँ ने बताया कि वे ये दूध क्या हो जाते हैं बच्चों, पाश्चीकरण हो जाते हैं, मतलब पेस्चुराइज्ड हो जाते हैं। और पाश्चीकरण क्या है उसके बारे में हम अभी समझते हैं। देखो, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बिना उबाले इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें क्या हो जाते हैं बच्चों, माइक्रोब्स इसमें मुक्त होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं बच्चों, माइक्रोब्स मुक्त होते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि इसके लिए दूध को 70 डिग्री से लेके 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। उसको अचानक से मतलब एकाएक करके चिल्ड कर देते हैं और फिर इसको स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट इज प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इट इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन। इस प्रक्रिया की खोज लुइस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम पाश्चीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, पाश्चीकरण कहते हैं। ठीक है, किसने डिस्कवर करा था, लुइस पास्चर ने। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगी होगी कि पेस्चुराइजेशन क्या है। पहले क्या करा, हल्का सा ठंडा करा 70 डिग्री सेल्सियस पर, फिर अचानक से तुरंत 15 से 30 सेकंड के लिए मतलब उसको गर्म करा 70 डिग्री सेल्सियस पर, अचानक से उसको किसमें डाल दिया, चिल्ड कर दिया और उसको स्टोर कर दिया। और तो इसी चीज़ को इस चीज़ को करने से माइक्रोब्स क्या हो जाती है, ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। इसी कारण इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेस्चुराइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग क्या है, स्टोरेज एंड पैकिंग मतलब स्टोरेज का मतलब क्या बच्चों, भंडारण, पैकिंग का पैकिंग ही होता है। स्टोरेज मतलब भंडारण एवं पैकिंग के बारे में ये। दीज डे ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे बचाव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसमें पैकेट में, एयर टाइट पैकेट में डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, फिक्शन क्या है, मतलब किसमें क्या है, हिंदी इसकी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। आपने कक्षा 6th में और 7th में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेगुमिनस प्लांट। जो लेगुमिया मतलब जो लेग्यूम पौधे जो होते हैं, लेग्यूम पौधे मतलब जो दलहन मतलब पल्सिस, जो दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं ये। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। फिगर 2.9 हमें बता रखा है, अभी देखते हैं। सच एज बीन्स एंड पीज विद विच इट हैज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब बच्चों इसमें बोला गया है कि स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेगुमिनस पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, मतलब उसकी जड़ों में रहते हैं, और सेम और मटर जो एक सहजीविता है। ठीक है बच्चों, ये कैसा है, एक सहजीविता मतलब सहजीविता एक रिलेशन संबंध बनाता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन कॉन्स्टेंट। यू मे वॉन्डर हाउ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन।
अब बच्चों इसमें बोला गया है कि कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में क्या रहती है बच्चों, स्थिर रहती है। नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, 78% है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रिमेन रहेगी। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है, मतलब कांस्टेंट कैसे रह सकती है, ये कैसे हो सकता है। आइए इसके विषय में हम इसके अगले सेक्शन में मतलब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिगर जो हमारा दे रखा है 2.9 में देखो, सेम ये दे रखी है हमारे को, रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट विद रूट नोडुल्स। मतलब लेगुम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं ये हैं। देखो इसमें छोटे छोटे से ये दाने दिख रहे हैं, ये हमारे राइजोबियम की तरह काम करते हैं ये, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमने इस नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर हमने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि कितने परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, तो सभी बच्चों ने 78 बताया, बिल्कुल सही बताया। तो 78% हमारी होती है नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हमारे वायुमंडल में 78% है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियली constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophylls, nucleic acids and vitamins। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, मतलब सबके लिए क्या है बच्चों, एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो प्रोटीन हो गया या क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया एवं विटामिन में सभी में उपस्थित होती है। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे कभी भी नहीं करते। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen। तो ऐसे मतलब मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं, कौन, ब्लू ग्रीन एल्गे और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में इसको क्या कर देते हैं मतलब यूजेबल कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, यूजेबल में बदल देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तन हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं, ठीक है बच्चों। जो पौधे होते हैं, पौधे अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से वो नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं, ठीक है बच्चों, करते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों कि पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है इसमें देखो, जो पौधे पर निर्भर करने वाले, जैसे कि पौधे पर जो निर्भर होता है, जैसे कि हम इंसान भी, हम क्या है किस पर, पौधे पर निर्भर है, या कुछ एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या है, ये पौधे पर क्या है बच्चों, निर्भर है। और प्रोटीन उसने ले, मतलब नाइट्रोजन प्लांट्स ने ले लिया, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। अगर हम उस पौधे को खाते हैं, उस पौधे को क्या करते हैं बच्चों, हम उसका यौगिक प्राप्त करते हैं। अगर हम उसको खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनसे हमें प्रोटीन तो मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलेगा बच्चों, नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again।
अब देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब जैसे कि प्लांट्स हो गया या एनिमल्स हो गए, जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो फंगी पाए जाते हैं, ये जो प्लांट्स और एनिमल जो मर जाते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजनियस वेस्टेज जो होता है हमारा, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है प्लांट्स। ठीक है बच्चों, इसको दोबारा से प्लांट इसका इस्तेमाल, पौधा दोबारा इसको उपयोग कर सकता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजनी गैस में परिवर्तन कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। परिणाम मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, ना ही कभी बढ़ती है और ना ही कभी घटती है, हमेशा कैसी रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है नाइट्रोजन। अब इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझे कि आखिर इस डायग्राम में क्या बोल रखा है। देखो सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये ना, अब इसको पहले इसको ऐसे समझेंगे, फिर हम इसको ये वाला चीज़ें समझेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या है हमारा ये, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बच्चों इसमें बोला गया कि जो वायुमंडल नाइट्रोजन होता है का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है और जो बैक्टीरिया होता है वो उसी के द्वारा क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है नाइट्रोजन, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। अगला देखो, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। बैक्टीरिया किस में बदल देता है बच्चों, नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल देता है। ये लाइन इसमें ये लिखी हुई है, परिवर्तन कर देता है। अगला देखो, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो मिट्टी में उपस्थित होती है नाइट्रोजन की यौगिक हो जाते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो लाइटनिंग, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, लाइटनिंग का मतलब जैसे कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करना, लाइटनिंग के द्वारा करना इसको। आगे देखो ये डायरेक्ट किस में बदलेगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में। अब ये चीज़ अपटेक बाय प्लांट्स, ये चीज़ क्या ले लेगी, प्लांट्स ले लेगी, पौधे द्वारा ये अवशोषण हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि ये सॉइल्स में क्या हो रखा है बच्चों, कंपाउंड हो रखा है, नाइट्रोजन मिक्स हो चुका है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में मिला हुआ ही है, तो प्लांट क्या ले लेगी, अवशोषित कर लेगी। अब इसके बाद एनिमल ईट प्लांट्स, जंतुओं द्वारा पौधे को खाना, जो जानवर होंगे वो पौधे को खाएंगे। अब इससे क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब इसमें देखो जो उत्सर्जन एवं जीव की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजनी अवशिष्ट बनेगा, जैसे कि कोई अगर खाना मतलब जो जैसे कि पत्ता खा लिया, कुछ भी पौधे का कुछ भी पार्ट खा लिया, तो जो वेस्टेज होगा उसमें नाइट्रोजन भी निकलेगा, नाइट्रोजनियस वेस्टेज भी निकलेगा। अगर कोई मर जाता है, कोई एनिमल मर जाता है तो उसका डेथ हो जाता है, तो उससे भी क्या निकलेगा बच्चों, नाइट्रोजीनियस निकलेगा। उससे क्या हो जाएगा, वो सॉइल में मिल जाएगा, तो वो सॉइल में मिलके बैक्टीरिया के द्वारा वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल जाएगा, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बदल जाएगा। फिर इसमें देखो ये क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब इसमें क्या, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैस से नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको किस में बदल देते हैं बच्चों, जैसे कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है, उसको किस में बदल दिया, गैसियस में बदल दिया, तो जब गैसियस में बदल गया तो मतलब ये एटमॉस्फेयर में मिल गया, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में दोबारा से मिल गया। फिर वही प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल का, ठीक है बच्चों। यह पेपर में 5 नंबर का जरूर आता है ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों आप बहुत ही अच्छे से इसको समझना, और कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल इसको अच्छे से समझ के इसको अच्छे से याद भी बच्चों कर लेना, देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिंदी क्या होती है बच्चों, सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव है अत्यंत छोटे होते हैं और बिना यंत्र की सहायता से अकेले आंखों से दिखाई नहीं देते, ये इतने छोटे होते हैं। मतलब हम अपनी खुली हुई आंखों से भी देखना चाहते हैं तो बट हमें दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ किसके द्वारा दिखाई देगा, बस
मशीनों के द्वारा, मतलब जो हमारे यंत्र होते हैं, यंत्र के द्वारा, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इनके द्वारा ही हम देख सकते हैं। They can live in all kinds of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands। ये बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ये कौन बच्चों? माइक्रोऑर्गेनिज्म। Microorganisms are found in air, water and in the bodies of plant and animals। सूक्ष्म जीव वायु हो गया, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे हाथों में भी होते हैं। जब भी तो हम हाथ धो के खाना खाते हैं तो हाथों में के भी क्या होते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसका क्या है मतलब बच्चों? ये एक कोशिका के भी हो सकते हैं और बहु कोशिका के भी हो सकते हैं, मतलब जिसके अंदर एक ही सेल्स होता है और जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होता है। ऐसा कौन सा है बच्चों जिसमें एक ही सेल्स होता है? अमीबा। मल्टी सेलुलर का क्या होगा? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारी लाइन दे रखी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। Viruses, though different from the above mentioned living organisms, are considered microbes। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे क्या होते हैं बच्चों? अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित होते हैं। जो वायरस होते हैं इसी वर्ग में, मतलब इसी ग्रुप में होते हैं, बट ये थोड़े से क्या बच्चों? ये अलग है वायरस। आगे पढ़ो बच्चों। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि विषाणु केवल परपोषी, जैसे कि जीवाणु हो गए हमारे, जीवाणु, पादप एवं जंतु में ही गुणन करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये थोड़े क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये क्या है बच्चों? अलग है, क्वाइट डिफरेंट, ये अलग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बट है वही। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ अपने गुणन करते हैं, मतलब केवल परपोषी पर ही क्या करते हैं बच्चों? गुणन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड अल्कोहल। अब कुछ सूक्ष्म जीव औषधि बनाने में और अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी होते हैं। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है बच्चों? हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हेल्पफुल कैसे है? कमर्शियल में यूज़ होता है, जैसे अल्कोहल बनाना या केक बनाते तो उसमें ब्रेड का वो जो हो जाती है हमारी फूलना और दही बनना, ये हमारे क्या है? कमर्शियल यूज़ है, हमारे लिए यूज़फुल है। हार्मफुल क्या है? हम उनसे बीमार भी हो जाते हैं, जैसे कि गंदा पानी पी लेते हैं हम और गंदा खाना खा लेते हैं, तो इनसे बीमारियां भी होती हैं। आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिल गया बच्चों, कोई बात नहीं। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसमें बच्चों बोला गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित मतलब होता है बच्चों डिकम्पोज करके सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं बच्चों? बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं तथा वातावरण को क्या बना देते हैं बच्चों? स्वच्छ बना देते हैं। मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब जैसे कि प्लांट का हो गया या एनिमल का हो गया, तो उसको गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो वो मिट्टी में जला जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उसको गला देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनसे क्या हो जाती है? एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। प्रोटोजुआ काज सीरियस डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजुआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कौन से बच्चों? एक तो हमारा डिसेंट्री और एक मलेरिया जैसी बीमारी कौन? प्रोटोजुआ करता है। ठीक है बच्चों। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड काज फूड
फूड पॉइजनिंग। कुछ सूक्ष्म जीव जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे भोजन को भी क्या कर देते हैं बच्चों, खराब कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। जिसमें लिखा हुआ है फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है भोजन विषाक्त, ठीक है। Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plant. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों के जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब जो उसके जड़ों में पाए जाते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती रहती है। मतलब ये जो होते हैं लेगुमिनस प्लांट में जो होते हैं राइजोबियम, क्या बच्चों उनका नाम क्या है, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है बच्चों, फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर, जिनके वजह से सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है और प्लांट्स को ये इनमें फ़ायदा होता है, ठीक है बच्चों। आपको ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में समझाया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल में भी, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल, कुछ मतलब जैसे कि सॉइल फिक्स नाइट्रोजन बोला हो गया यहाँ पर, तो इसमें बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया और बैक्टीरिया हो गया, कुछ जीवाणु और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं बच्चों, स्थिरीकरण कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक को परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किसको कर देते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere। अब बच्चों इसमें बोला है कि विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजनी गैस में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको मतलब नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है सॉइल में, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वही नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमने इसकी ये भी पॉइंट हमने पिछली वीडियो में समझा था नाइट्रोजन साइकिल में, तो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हमारा ये जो व्हाट यू हैव लर्नड था ये हमारा यहीं तक था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों।